वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब? अच्छा, आफ्टरनून, सॉरी आफ्टरनून हो गया भाई, संडे है आज तो। सुबह भी अभी है, दिन भी यही है, शाम भी यही है। गुड आफ्टरनून किंजल, गुड आफ्टरनून कृषि, गुड आफ्टरनून सुमित, गुड आफ्टरनून पायल, गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून मलिका। ओके, यस, जल्दी जल्दी सब ज्वाइन करिए। जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ है, जहां मैं आज आप लोग को लेबर कॉस्ट, गुड आफ्टरनून आदित्य, गुड आफ्टरनून दिव्य, लेबर कॉस्ट send the summary notes of costing where Sumit, can I know your mode? Andri, good afternoon. I have already told everybody कि मैं ये समरी नोट्स आप लोग को दिवाली वाले दिन लॉन्च करके दूंगा। मेरा बस मन है दिवाली वाले दिन शुभ दिन लॉन्च करने का, इतना मेहनत से बुक बना है तो बस आपको इस बुक में कुछ मार्किंग करनी है नहीं, कुछ लिखना है नहीं, तो आपके लिए रेडी इन हैंड रहेगा। डे बिफोर एग्जाम बुक है, तो आपको इतना कोई अर्जेंट भी नहीं है किताब, जबकि मैं खुद करवा ही रहा हूं आपको रिवाइज। आपको बस एग्जाम से पहले ये हाथ में होना चाहिए, और वो मैं 1 महीना पहले आपको दे दूंगा। ठीक है, एक बार जल्द से जल्द सब आएंगे। वेलकम एवरीबॉडी। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। सॉरी फॉर द डिले। सर बच्चे बोल रहे हैं मेरे को, और मैं बोल रहा हूं बच्चों, हाँ आज अपने क्या करने वाले हैं? मैंने बोला अपने आज लेबर कॉस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। लेबर कॉस्ट का रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मजेदार वे में, जो कि एक 5 नंबर का जनरली कंपलसरी क्वेश्चन में पूछ लेता है, और बड़ा ही डायनेमिक चैप्टर है, बड़ा ही डायनेमिक रूप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आज अपने उन सबको डील करेंगे। ओके सर, सबसे पहला क्वेश्चन, भैया ये लेबर कॉस्ट होता क्या है ये तो समझाइए। जैसे अपने लास्ट डे मटेरियल कॉस्ट समझे थे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट था कॉस्ट का, वैसे ही लेबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉस्ट का, बट एज कंपेयर टू मटेरियल ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, एंड एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, ये होता क्या, मतलब इसमें अपने क्या लेबर कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई लेबर कॉस्ट है? ह्यूमन रिसोर्स, इंसान के द्वारा जो हेल्प मिलता है प्रोडक्शन में, उसको लेबर कॉस्ट बोलते हैं। सिंपल सा बात, एक गुड को बनाने से लेके बेचने तक जो भी काम लगता है उसको लेबर कॉस्ट बोलते हैं। अब वो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो डायरेक्ट, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो इनडायरेक्ट। जैसे बेनिफिट्स पेड और पेएबल टू एम्प्लॉइज ऑफ एन एंटिटी, इंप्लॉय लोग को जो बेनिफिट देते हैं, वेदर परमानेंट टेम्पोररी फॉर देयर सर्विसेज, चाहे वो वर्कर या वो इंप्लॉय आपके पेरोल में हो चाहे ना हो, रेंडर्ड बाय देम, उनके सर्विसेज जो उनका मैं यूज कर रहा हूं उनके लिए जो पेमेंट करते हैं। ये एक टेक्निकल डेफिनेशन लेबर का। पेमेंट कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। जैसे मैं कोई फैसिलिटी दूं उनको, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वगैरह वगैरह, हाउस रेंट फैसिलिटी। अगेन एम्प्लॉय कॉस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जैसे सारे कॉस्ट होते हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट, जिसको अपने एट्रीब्यूटेबल कर सकते हैं टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यानी अपने
फाइनल प्रोडक्शन, प्रोडक्ट के कॉस्ट को उसको एट्रीब्यूटेबल है वो कॉस्ट, यानी इजीली आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड टू एन एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट सेंटर, कस्टमर, प्रोसेस, प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ठीक है सर। और इनडायरेक्ट क्या हो गया, जैसे अपने जानते हैं कि भैया जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाता है। सुपरवाइजर सैलरी इनडायरेक्ट, और जो वर्कर काम कर रहा है उसको बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए भैया, प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो डायरेक्ट। ओके ओके। अब वही चीज आता है कि लेबर कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाए, हाउ टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट। भैया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की इनडायरेक्ट, अब भी अपने डायरेक्ट का बात कर रहे हैं क्योंकि इनडायरेक्ट तो ओवरहेड्स चैप्टर में समझेंगे, बिकॉज ऑल द इनडायरेक्ट पार्ट कम्स अंडर द हेड ऑफ ओवरहेड्स। तो ये क्या कंप्यूटेशन है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, जिसको अब अपने लेबर कॉस्ट के नाम से जानेंगे। ठीक। इंप्लॉय के व्यू पॉइंट से सोचे, जिसको पेमेंट मिलता है, और इंप्लॉयर के व्यू पॉइंट से सोचे जो पेमेंट करता है, का अलग अलग वैल्यू है। इंप्लॉय के लिए तो ये रिसीट हो गया, लेबर कॉस्ट नहीं, लेबर रिसीट यानी सैलरी हो गया, और इनके लिए वो चीज पेमेंट हो गया यानी कॉस्ट हो गया। तो भैया जो वो दे रहे हैं वही तो उसको मिल रहा है, तो दोनों इक्वल क्यों नहीं है, बता रहा हूं। देखो क्या होता है, सबसे पहले अपने समझते हैं इंप्लॉय को क्या क्या मिलता है। ठीक है, इंप्लॉय को सर्विस रेंडर करने के लिए अर्निंग्स मिलती है उनके लिए, इसीलिए वर्ड आया अर्निंग्स, क्योंकि वो उनको मिल रहा है। और वो होता है दो तरीके का, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस मतलब उनको अल्टीमेटली जो मिल रहा है, और नेट अल्टीमेटली जो मिल रहा है वो नेट हो गया, और जो मिलना चाहिए था वो ग्रॉस हो गया। उसमें से कुछ हिस्सा वो लोग अपने होता है ना कि अभी नहीं देंगे, बाद में जब तुम जाओगे तब दे देंगे, यानी कुछ फंड में जमा कर लेते हैं तो उसको अपने बोलते हैं कि भाई कुछ फंड अलग से उनके ही बेनिफिट के लिए जमा करके रखना। तो इन हैंड जो नहीं मिलता है वो चीज हो गया ग्रॉस, और जो इन हैंड मिलता है वो गया नेट। ठीक है सर, बताइए। ग्रॉस अर्निंग्स में 6 चीजें आती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 6 थिंग्स। नंबर वन बेसिक सैलरी या बेसिक पे। भैया ये क्या होता है मैंने नीचे सब समझाया, एक बार नामकरण सुनिए। दूसरा डेयरनेस अलाउंस, तीसरा हाउस रेंट अलाउंस, चौथा बोनस, पांचवा ओवर टाइम, मैंने वर्ड एक अलग से जोड़ा है ध्यान रखिएगा, प्रीमियम। मैंने ओवर टाइम नहीं लिखा, ओवर टाइम पेमेंट नहीं लिखा, मैंने ओवर टाइम प्रीमियम खाली लिया है। और छठा अदर फ्रिंज बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट जो अपने बोले थे इन काइंड मिलता है। उस सब को मिला के, 6 एलिमेंट को मिला के वी गेट ग्रॉस अर्निंग्स। और अगर मैं ग्रॉस अर्निंग से, वही जो मैंने बोला कि इंप्लॉई का कुछ हिस्सा, इस ग्रॉस अर्निंग्स का कुछ हिस्सा अगर मैं फंड के रूप में, उनका कंट्रीब्यूशन के रूप में अलग करते रहूं, जैसे पीपीएफ प्रोविडेंट फंड्स और इंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस प्लान, ये सब चक्कर में जो भी प्लान्स होते हैं और फंड्स होते हैं, उस चक्कर में अगर मैं अलग करते रहूं तो उसको अपने लोग नेट अर्निंग्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद भैया क्या सिर्फ इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करता है? नहीं, इंप्लॉयर बोलता है सिंस तुम जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस हिसाब से मैं भी तुम्हारे लिए अलग से ओवर एंड अबव दीज तुम्हारे लिए कंट्रीब्यूट करूंगा। है? बोला हाँ। तो इंप्लॉई के लिए ग्रॉस अर्निंग्स हो गया उनका कमाई, नेट अर्निंग्स हो गया इन हैंड, जो पैसा रख ले रहा है वो भी उनको मिलेगा बाद में, तो वो भी उनके लिए एक तरीके का कमाई है, बट नेट अर्निंग मतलब जो मिलता है अल्टीमेटली अभी। ठीक है, तो भैया ये कॉस्ट टू कंपनी जो वर्ड है CTC, जनरली जो आप सुनते हैं जब आप नौकरी करने जाएंगे। यस, परक्विजिट्स विल बी कंसिडर्ड सुमित, परक्विजिट्स विल बी कंसिडर्ड, वही फ्रिंज बेनिफिट्स में आता है। परक्विजिट्स पर्क्स आर फ्रिंज बेनिफिट्स। ओके सर, आगे बढ़ते। CTC यानी लेबर कॉस्ट अगर निकालने बोलता है, दैट मीन्स फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड, और उसमें होता है जो ये ग्रॉस अर्निंग्स, एम्प्लॉयर का अल्टीमेटली जेब से क्या गया, ये गया। क्यों भैया नेट क्यों नहीं? अरे भाई ये भी तो उनके जेब से जा रहा है, वो तो उनको दे नहीं रहे, जेब से ग्रॉस अर्निंग्स गया, और तो और प्लस जो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है ये सब फंड्स में। तो अल्टीमेटली CTC ये होता है जो आपको जनरली लुक्रेटिव लगता है जब आप सुनते हैं नौकरी करने जाते हैं।
बट फिर आप बोलते हैं भाई पैसा तो उतना मिला नहीं जो बोला, क्योंकि देखो सीटीसी से सबसे पहले इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आपके हाथ में आता नहीं है, उसके बाद आपके हाथ में इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन भी नहीं आता, आपका कंट्रीब्यूशन। तो अल्टीमेटली आपको जो मिलता है नेट अर्निंग वो सीटीसी से बहुत कम होता है, जिसके कारण आपको लगता है ऊपर से टीडीएस और कट जाता है, तो आपको लगता है यार क्या ही आया एग्जैक्टली। तो सीटीसी बड़ा लुक्रेटिव लगता है क्योंकि बहुत भारी अमाउंट लगता है, उसके बाद कट कुटा के जो आता है ना, जैसे आप जब शादी वादी करोगे ना तो आपको पूछेगा ना कितना कमा लेता है, तो जब पूछते हैं ना कितना कमा लेता है तो अपने बोलते हैं सीटीसी कंपनी को, वो लोग भी बहुत होशियार है, पूछता नहीं कट कुटा के कितना मिलता है। तो ये हुआ बात, क्या डन है आपको बात? क्या सीटीसी का डेफिनेशन क्लियर है भैया? कब क्या निकालना है? अगर अपने को ग्रॉस अर्निंग नेट अर्निंग निकालने बोलता है तो ये निकालना है भैया, अगर अपने को लेबर कॉस्ट निकालने बोलता है तो, या सीटीसी निकालने बोलता है तो सीटीसी वाला वैल्यू निकालना है। ओके सर, ओके सर। अब आते हैं अपने एक एक वर्ड का मीनिंग और कंप्यूटेशन में, बड़ा ही बखूबी तरीके से आपको लेके चलूंगा एक एक वर्ड में। मैंने बहुत ही मेहनत से, सच बता रहा हूं, इसको एक एक रूप में सजाया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग एंड कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक पे, वो जो ऊपर सबसे पहला एलिमेंट है, एक एक करके उन एलिमेंट्स को समझते हैं। जो नॉर्मल वेजेस पेड है इंप्लॉई को फॉर एक्चुअल आवर्स वर्क, जितना देर भी वो काम करे, चाहे वो ओवर टाइम काम करे, ध्यान से सुनना, चाहे वो ओवर टाइम काम करे, तो उसके लिए जो वो नॉर्मल वेज लेके जा रहा है, नॉट टोटल, नॉर्मल वेज जो लेके जा रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, टोटल टाइम के लिए जो वो नॉर्मल वेज लेके जा रहा है, जितना उसका हक था कि भाई इतना लेके जाना है, अब उसके ऊपर कुछ मिल रहा है, नॉर्मल वेज के ऊपर मिल रहा है, वो इधर नहीं आएगा। तो वो कहां आएगा मैं नीचे दिखाऊंगा। तो नॉर्मल वेजेस पेड टू एम्प्लॉय फॉर एक्चुअल आवर्स वर्कड वी विल कैलकुलेट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक पे। ठीक है भैया। भैया ये कैसे, क्या क्या रूप में मिल सकता है? ये फिक्स्ड सम हो सकता है ऑन टाइम बेसिस, जैसे मंथली 10,000 रुपया, मंथली 25,000 रुपया, मंथली 50,000 रुपया, जो भी, या एक फिक्स्ड रेट ऑन टाइम पर टाइम बेसिस हो सकता है, जैसे घंटे का हिसाब से 50 रुपया पर घंटा, 200 रुपया पर घंटा वैसे, और या तो पीस बेसिस की एक शर्ट बनाएगा तो इतना मिलेगा, बात खत्म, 200 रुपया पर शर्ट। ठीक। जनरली क्या होता है भैया? जनरली इट इज एज पर फिक्स्ड रेट पर टाइम बेसिस। जनरली घंटे का हिसाब से अपने सम्स करते हैं, तो सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ये समझते हैं। हेंस मैंने बेसिक पे का तीनों फॉर्मूला लिखा, कैसे निकलता है, नॉर्मल रेट पर आवर जो आपको दिया हुआ रहेगा सम्स में, इनटू एक्चुअल आवर्स वर्कड, वो हो गया आपका जो जनरली पूछता है। और अगर नॉर्मल लमसम एक पर पीरियड टाइम पीरियड का रेट दिया रहेगा तो इनटू आप साल भर करके निकाल सकते हैं, साल भर में कितना वो पीरियड है। और नॉर्मल पीस रेट इनटू नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, एक एक पीस बनाने का जो मिलता है टोटल कितना आउटपुट उसने प्रोड्यूस किया। सेल जरूरी नहीं है, जितना बनाया है उससे जरूरी है। ओके सर, ये हुआ बेसिक पे का कैलकुलेशन। नेक्स्ट आता है सेकेंड एलिमेंट जो था अपने ऊपर ग्रॉस अर्निंग में देखे थे, डियरनेस अलाउंस। ये क्या होता है भैया? डियरनेस अलाउंस हो गया वही, अब मैं सब में एक एक्स्ट्रा वर्ड डाल रहा हूं, नॉर्मल से ऊपर जो मिलता है, विच इज एक्स्ट्रा अमाउंट पेड ओवर एंड अबव द बेसिक पे। जो बेसिक पे के ऊपर से मिलता है, किस लिए मिल रहा है भैया ये इंप्लॉय को? टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या होता है, जब सैलरी डिसाइड किया जाता है तब इन्फ्लेशन इफेक्ट उसमें इंक्लूडेड नहीं रहता। टाइम टू टाइम चीजों का दाम बढ़ता है एंड हेंस कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है। अब सिंस कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है तो इंप्लॉय को भी उसके लिए कंपेंसेशन चाहिए अपने इंप्लॉयर से, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो इंप्लॉय को मिलता है एम्प्लॉयर से ड्यू टू कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, उसको अपने बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। भैया सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कैलकुलेशन कैसे रहेगा? अगेन वही, या तो ये फिक्स सम हो सकता है महीने के हिसाब से, साल भर के हिसाब से, जैसे भी, या तो ये एक परसेंटेज ऑफ बेसिक पे हो सकता है कि जितना बेसिक पे रहेगा उसका 10%, 20%, या तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से निकल सकता है, जो मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे। डियरनेस अलाउंस का कैलकुलेशन या तो परसेंटेज ऑफ बेसिक पे जो जनरली रहेगा आपके सवाल में, या तो एक लमसम अमाउंट रहेगा कि इतना देना है, या तो बेसिक पे का
जो भी बेस ईयर इंडेक्स था, क्योंकि बेसिक पे तो एक बेस ईयर के हिसाब से बताया गया, बेस ईयर इंडेक्स मतलब भैया जिस दिन बेसिक पे अनाउंस किया गया था वो बेस हो गया मेरे लिए, वो बेस ईयर हो गया मेरे लिए। तो उस दिन उस ईयर का जो इंडेक्स है, सपोज उस साल इंडेक्स चल रहा था, इंडेक्स आप जानते हो टैक्स में आप पढ़े हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो वो जो उस साल का इंडेक्स है सपोज 2000 चल रहा था और आज का इंडेक्स सपोज 2200 हो गया है, तो जो डिफरेंस है 200 इंडेक्स का, उतना बेसिक पे का आपको डीएनएस अलाउंस मिल जाएगा। तो वही हुआ करंट ईयर इंडेक्स माइनस बेस ईयर इंडेक्स, 2200 माइनस 2000, 200 डिवाइडेड बाई 2000, यानी वो परसेंटेज निकल गया, 200 बाई 2000 यानी वो 10% हो गया। अगेन बेसिक पे का 10% मिलेगा, सीधा सा बात। तो वो परसेंटेज निकालने का एक तरीका हो गया, डन, जो अपने ऊपर देखें, अदरवाइज डायरेक्ट परसेंटेज दे देगा। क्या एवरीबडी डीएनएस अलाउंस क्लियर है? ठीक है सर। मीनिंग एंड कंप्यूटेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, जो थर्ड एलिमेंट है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है भैया? कई बार आप जब काम करने जाते हो अपने घर से दूर, तो कंपनी आपको बोलता है भाई यहाँ आओ, यहाँ काम करो, यहाँ पे भी काम करने का, सपोज कैलकाटा में आपका होम है, आप कैलकाटा में काम करते हो, उस कंपनी में तो 6 लाख मिलता है आपको, और बाहर जाके काम करोगे तो भी 6 लाख देगा। तो सिंस आपको वो बाहर कहीं बुलाता है आपके घर से दूर, तो आपको कई बार वो जो आपका रेंट लगता है उसके अगेंस्ट आपको कुछ अलाउंसेस देता है, यानी कुछ हद तक आपको पेमेंट कर देता है कि यार थोड़ा रेंट मैं बियर करूंगा तुम्हारे लिए। तो उसके लिए आपको अमाउंट पेड होता है आपके हाउस रेंट के लिए। ये भी एक फिक्स सम हो सकता है या परसेंटेज ऑफ बेसिक पे हो सकता है, जो मैंने लिख दिया, वेरी इजी टू कैलकुलेट। और ये सब आपने टैक्स में पढ़ा होगा, सेक्शन 10 या कुछ 10A ऐसे कुछ करके था, मेरे को तो ठीक से याद भी नहीं है, आप लोग अभी रिसेंट में पढ़ रहे होंगे, मेरा तो टाइम हो गया भाई। तो वही है, हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है इनकम टैक्स के तरफ से, जो नियम है ये तो नॉर्मल जो एम्प्लॉय एक्ट के वजह से जो नियम होता है उस हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से अलग नियम होते हैं वगैरह वगैरह, ये फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से सब। नेक्स्ट आता है आपका मीनिंग एंड कंप्यूटेशन ऑफ बोनस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए सम्स बहुत बार अलग से आता है। वाओ 10A, आई वाज राइट, मैं सच बता रहा हूं, मैंने गेस मारा, मेरे को याद था कुछ ग्रेच्युटी था 10 या ये था 10A, मेरे को जितना याद था। आओ, मीनिंग एंड कंप्यूटेशन ऑफ बोनस, रेडी एवरीबडी? ओके, मीनिंग एंड कंप्यूटेशन ऑफ बोनस, इट इज एन इंसेंटिव स्कीम। सुनना, बोनस कोई भी इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को क्यों देगा? बोनस देगा जब वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, जब वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, यानी मन लगा के, दिन लगा के एकदम अपना काम कर रहा है। तो भैया कैसे पता चलेगा कोई आदमी दिल लगा के काम कर रहा है? एग्जैक्टली तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी बता रहा हूं। तो इट इज एन इंसेंटिव स्कीम, एक इंसेंटिव देना कि वो और अच्छा परफॉर्म करे, पहले से बोल देना कि तुम अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो तुमको इतना मिलेगा, तो वो शुरू से वैसा काम करेगा और मिलने के बाद, रिवॉर्ड मिलने के बाद और अगले साल भी अच्छे से काम करेगा। तो ये एक इंसेंटिव स्कीम है वर्कर्स के लिए, ताकि वो लोग एफिशिएंटली काम करें। अगर अच्छा काम करने से आप रिवॉर्ड नहीं देंगे तो मेरा कोई मोटिव भी नहीं होगा अच्छा काम करने का, मैं वही ड्यूटी करके निकल जाऊंगा। ठीक, तो इट इज कैलकुलेटेड एज पर वन ऑफ द टू स्कीम्स। जनरली 2 स्कीम दिए गए हैं, उनमें से कोई एक स्कीम फॉलो किया जाता है इंडस्ट्री में। पहला स्कीम इज गिवन बाय हेल्से एंड द अदर इज गिवन बाय रोवान। पहला स्कीम इज गिवन बाय हेल्से एंड दूसरा इज गिवन बाय रोवान। हेल्से जी द्वारा एक स्कीम दिया गया है और एक स्कीम दिया गया है रोवान जी द्वारा, तो समझेंगे उनके स्कीम। बट सबसे पहले भैया ये क्या होता है? एफिशिएंटली कोई भी वर्कर को कैसे जज करेंगे कि वो एफिशिएंटली काम किया है? ध्यान से सुनना, मैंने लिख दिया ये बात को एकदम क्लियरली कि बोनस इज गिवन इफ एंड ओनली इफ वर्कर आर एफिशिएंट। ध्यान रखना, बोनस का कैलकुलेशन तब तक नहीं आएगा जब तक वर्कर एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट तब होते हैं जब टीटी इज लेस देन टीए। भैया ये टीटी टीए क्या है? टीटी मतलब टाइम टेकन, टीए मतलब टाइम अलाउड। अगर टाइम बनाने में मैंने कम लगाया जो मेरे को बोला गया था लगाने, और वो भी प्रोडक्ट का क्वालिटी बिना हैम्पर किए, तो अपने को बोनस मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। ठीक, तो बोनस इज गिवन ओनली इफ
टाइम टेकन इज लेस देन टाइम अलाउड। ध्यान रखना ये सब बात सम्स में। तो टाइम टेकन कैसे निकलता है भैया? टाइम टेकन का मतलब क्या होता है भैया? एक्चुअल आवर्स वर्क, वही जो मैंने बोला, जो अपने काम किए हैं, विच इज एक्चुअल आवर जो एक यूनिट बनाने में लगना चाहिए था इनटू एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, ये सब बात अपने बहुत बार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी किए हैं। और टाइम अलाउड इज अगेन वही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वर्ड, स्टैंडर्ड आवर्स और टाइम टू बी टेकन। भैया ये स्टैंडर्ड आवर्स क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड आवर्स यहां संबोधित कर रहा है लोग, डीम्ड है फॉर एक्चुअल आउटपुट। नहीं तो स्टैंडर्ड आवर्स तो अपने क्या समझते हैं? बजटेड आवर्स। नहीं, ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट का बात कर रहा है। थोड़ा मतलब होता है ना, डीमिंग वर्ड है, तो इसीलिए यहां लिखा टाइम टू बी टेकन, मतलब कितना लगना चाहिए था उस एक्चुअल आउटपुट के लिए। तो कैसे निकालते थे याद करो, ये काम तो ऑलरेडी अपने किए भी हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी। स्टैंडर्ड या बजटेड आवर्स पर आउटपुट जो सम्स में दिया हुआ होगा कि इतना लगना चाहिए था एक बनाने के लिए, इनटू एक्चुअल आउटपुट, नॉट बजटेड आउटपुट। ठीक ठीक, तो भैया ये दोनों निकल गया। अच्छा, अगर टाइम टेकन टाइम अलाउड से कम है तो बोनस मिलता है, यानी मेरा अल्टीमेटली क्या हो रहा है? टाइम बच रहा है, टाइम सेव हो रहा है। तो टाइम सेव्ड का कैलकुलेशन होता है टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, उतना मेरा टाइम बचत हुआ। तो इस बचत टाइम के लिए ध्यान से सुनना, इस बचत टाइम के लिए कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, और वो एक्स्ट्रा उस बचत टाइम के लिए बेसिक पे का सर्टेन परसेंटेज मिलता है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा तुमने टाइम बचाया था, तुमको पहले तो टाइम टेकन के लिए पैसा मिला, बट तुमने जितना टाइम मैंने बोला उससे कम टाइम में किया, वाह वेरी गुड। तो जितना तुमने टाइम बचाया ना, उसके लिए मैं तुमको अलग से, उस टाइम के लिए अलग से बेसिक पे का सर्टेन पैसा दूंगा, परसेंटेज दूंगा। तो भैया वो परसेंटेज क्या है? रोहान अपना स्कीम बताया, हेल्से जी अपना स्कीम बताए। क्या बताइए भैया? हेल्से जी बोले आपको बेसिक रेट जो था, जो नॉर्मल बेसिक रेट अपने ऊपर पड़े थे पार्ट 1 में, उसका सर्टेन परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड मिलेगा। मतलब सपोज बेसिक पे था 100 रुपया, तो उसका जो सर्टेन परसेंटेज है उन्होंने फिक्स कर दिया 30 से 70, कुछ भी अपना कंपनी यूज कर सकता है, जो जनरली कंपनी 50% यूज करता है। और सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर सम्स नहीं बोलता है कुछ, तो आपको 50 लेके चलना है, 30 और 70 का एवरेज। तो 50% ऑफ क्या? बेसिक रेट जो होगा, सपोज 100 का 50% 50 रुपया करके जितना आपने घंटा बचाया उसका आपको बोनस मिल जाएगा। तो दैट इज 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू बेसिक रेट। वेरी इजी भैया। बट भैया रोहान जी ने वो परसेंटेज क्या बोला? रोहान जी ने बोला वो परसेंट वेरिएबल रहेगा, मतलब जितना जितना प्रपोर्शन होगा टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड का, वही परसेंटेज बन जाएगा। मतलब बात सेम है कि एक परसेंटेज होगा बेसिक रेट का, और वो मिलेगा कितने टाइम के लिए? टाइम सेव्ड के लिए। बट वो परसेंटेज वो डिपेंड करता है प्रपोर्शन में, किसके प्रपोर्शन में? टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड, विच विल बी ऑब्वियसली 80%, 90%, 70%, जो भी निकलेगा इस कैलकुलेशन से। भैया 100 के ऊपर नहीं हो सकता। अरे बुढ़वा, अगर 100 के ऊपर होगा तो ये बोनस निकलेगा ही नहीं, क्योंकि टाइम टेकन इज ऑलवेज लेस देन टाइम अलाउड, तो ये 100 के ऊपर हो ही नहीं सकता परसेंट। ठीक, क्या डन है रोहान और हेल्से जी का फॉर्मूला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही जनरली आपके सम्स में रहता है, यानी लेबर का जब सवाल आता है बोनस का कैलकुलेशन से ही सम्स रहता है। भैया उसके बाद एक और चीज पूछता है, कभी कभी ओवर टाइम और कभी कभी नेट इफेक्टिव रेट का कैलकुलेशन मिसिंग फिगर में बहुत रहता है, नीचे बताया हूं। आओ, मीनिंग एंड कंप्यूटेशन ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम, मीनिंग एंड कंप्यूटेशन ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम। भैया ये ओवर टाइम क्या होता है? देखो, वर्क डन बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग आवर्स। अब देखो एक चीज लग रहा होगा कि भैया ओवर टाइम अगर काम कर रहे हैं मतलब नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम कर रहे हैं, इसका मतलब लग रहा होगा कि बोनस और ओवर टाइम आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। भैया ये सब भारी भारी वर्ड मत यूज कीजिए। अरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अगर बोनस मिल रहा है तो ओवर टाइम नहीं मिल सकता, ओवर टाइम मिल रहा है तो बोनस नहीं मिल सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, हो सकता है जनरली ऐसा होता है कि ओवर टाइम मिल रहा है मतलब तुम समय से ज्यादा काम कर रहे हो। अरे भाई, तो समय से ज्यादा काम करके मैं काम भी तो ज्यादा कर सकता हूं, यानी एक्चुअल आउटपुट अगर ज्यादा बन रहा है तो हो सकता है बोनस भी मिले और हो सकता है आपको ओवर टाइम प्रीमियम भी मिले। वैसा सम्स अपने क्लास में किए थे जहां दोनों चीज मिल रहा था कंपनी को, एम्प्लॉय को।
ठीक है ना। जनरली लगता है अगर ओवर टाइम मिल रहा है तो बोनस नहीं मिल रहा होगा, बोनस मिल रहा है तो ओवर टाइम नहीं मिल रहा होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक, वो जनरली वाला बात उड़ा देना। तो भैया सिर्फ ओवर टाइम अगर सम्स में निकालने बोलता है तो क्या मतलब होता है, वही मैं बोल रहा हूं। ओवर टाइम का मतलब होता है जो टाइम आपको नॉर्मली लगना चाहिए था उससे अगर ज्यादा टाइम आप करते हो काम, तो दैट इज कॉल्ड ओवर टाइम वर्क। उसको क्या बुलाते हैं, ओवर टाइम वर्क। अब इस ओवर टाइम के लिए जो पेमेंट करते हैं इज द अमाउंट पेड फॉर वर्किंग बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग आवर्स, ठीक है। ये हुआ पूरा ओवर टाइम पेमेंट, बट मैंने ऊपर वर्ड क्या निकाला, ओवर टाइम प्रीमियम। तो ओवर टाइम पेमेंट में तो वो बेसिक पेमेंट भी इंक्लूडेड है जो एक्चुअल आवर्स वर्कड हुआ है उसके लिए जो आपको मिला, और प्रीमियम अमाउंट भी इंक्लूडेड है, वही मैंने लिखा है। द ओवर टाइम पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। नंबर 1 नॉर्मल वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क, जो अपने ऊपर पार्ट 1 में ले चुके हैं बेसिक पे निकालते वक्त, एंड सेकंड इज द प्रीमियम पेमेंट। तो बताओ जब अगर अपने पार्ट 1 में ले चुके हैं ऑलरेडी इसका 1, तो क्या वो दोबारा करना चाहिए, डबल कैलकुलेशन हो जाएगा। यानी जब अपने ग्रॉस अर्निंग निकालेंगे तो अपने अगर बेसिक पे में वो नॉर्मल वेजेस फॉर टोटल टाइम ले चुके हैं तो क्या अपने को ओवर टाइम कैलकुलेट करते वक्त क्या वापस से वो टाइम लेना चाहिए या वो रेट लेना चाहिए या सिर्फ प्रीमियम रेट लेना चाहिए, भैया सिर्फ प्रीमियम लेना चाहिए। भैया अगर ऊपर ना ले तो तब फिर आप नीचे टोटल लो, प्रीमियम 1 भी लो और 2 भी लो। बट जनरली मैं क्या बोला, अपने क्या करते हैं और सम्स में भी क्या रहता है कि फॉर सम्स एलिमेंट 1 ये इज इंक्लूडेड इन बेसिक पे अमाउंट एज वी कैलकुलेट बेसिक पे फॉर एक्चुअल टोटल आवर्स वर्क, एंड ओवर टाइम जो काम किया वो तो एक्चुअल टोटल आवर्स वर्कड में इंक्लूडेड है, और इसीलिए पार्ट 1 बेसिक पे में इंक्लूड रहता है। तो आपको सिर्फ एलिमेंट 2 अलग से निकालना है और वो ऐसे निकलता है जो मैंने नीचे दिया। डन एवरीबॉडी। तो ये एक कंफ्यूजन रहता है लोगों का कि भैया नीचे क्या आएगा, ओवर टाइम प्रीमियम की ओवर टाइम अमाउंट। अगर आप ओवर टाइम अमाउंट लेना चाहते हैं तो ध्यान रखना ऊपर बेसिक पे में आप वो जो ओवर टाइम जितना घंटा काम किया उसका पे ऊपर ना लो, विच इज अ बिट एब्सर्ड। मेरे हिसाब से आपको ऊपर पूरा लेना चाहिए, नीचे सिर्फ ओवर टाइम प्रीमियम लेना चाहिए, ठीक है सर। तो ओवर टाइम प्रीमियम इज ओवर टाइम जितना देर काम किया, नॉर्मल आवर जो करना चाहिए था और एक्चुअल आवर्स के बीच का डिफरेंस जो मैंने यहां लिखा है। टोटल टाइम वर्कड, ओवर टाइम वर्कड मतलब क्या होता है भैया, टोटल टाइम जितना मैंने काम किया, टोटल एक्चुअल टाइम माइनस नॉर्मल टाइम टू बी वर्कड एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट। जो काम करने बोला गया था कि एक दिन में 8 घंटा ही काम करना था, बट मैं अगर एक दिन में 10-10 घंटा काम कर रहा हूं तो 2-2 घंटे का एक्स्ट्रा मिलेगा। इनटू मैंने बेसिक रेट नहीं लिया, मैंने सिर्फ प्रीमियम रेट पर आवर लिया है। तो भैया ये प्रीमियम रेट क्या होता है, बेसिक रेट इनटू वो जो प्रीमियम परसेंटेज होगा कि 50% ऊपर मिलेगा, 100% ऊपर मिलेगा। मतलब अगर बेसिक रेट 100 था तो ओवर टाइम के लिए 200 मिलेगा, यानी 100% ऊपर मिलेगा। तो वो चीज हो गया प्रीमियम परसेंटेज। बोलो डन है बात। अब कुछ फैक्ट्री एक्ट ने प्रावधान दिया है, अगर सम साइलेंट रहता है तो आपको ये यूज करना है क्या, कि वेयर अ वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे और फॉर मोर देन 48 आवर्स इन एनी वीक, तो बोलते हैं ही शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क बी एंटाइटल्ड टू द वेजेस एट द रेट ट्वाइस हिज ऑर्डिनरी रेट ऑफ द वेज। यानी बताइए प्रीमियम परसेंटेज कितना हुआ। अगर हमको उस घंटे के लिए जितना मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, कितना, अगर मैं कोई भी एक दिन 9 घंटे से ज्यादा काम करता हूं, ये फैक्ट्री एक्ट में लिखा हुआ है और अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आप फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, बट हाँ आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब आपका ये एक्ट जो बना हुआ है फैक्ट्री एक्ट, ये इंप्लॉई के बेनिफिट के हिसाब से बना हुआ है। मतलब आप इसको मोल्ड कर सकते हो, बट आप फेवर में ही मोल्ड कर सकते हो इंप्लॉई के, उनके एडवर्स साइड मोल्ड नहीं कर सकते। यानी भैया आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिख सकते कि आपको बोनस तब मिलेगा जब आप 10 घंटा के ऊपर काम करो, नो, क्योंकि वो फैक्ट्री एक्ट आपको रोकता है। आप 8 घंटा दो तो और बढ़िया, फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 आवर्स 9 आवर्स से ऊपर या पूरे हफ्ते में 48 आवर्स के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आपको बोनस मिलता है उतने घंटे के लिए, सॉरी ओवर टाइम मिलता है उतने घंटे के लिए एट द रेट डबल द बेसिक पे। यानी प्रीमियम कितना हुआ, वेरी गुड, 100% प्रीमियम होगा। अरे डबल रेट मिल रहा है ना, मतलब 100 का 200 मिल रहा है, मतलब कितना प्रीमियम मिल रहा है, 100%। तो सम्स अगर साइलेंट है
तो आपको ये प्रीमियम कितना परसेंट लेना है, 100%। और सम्स अगर साइलेंट है तो आपको ये जो नॉर्मल टाइम टू बी वर्कड एज पर कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना लेना है, 9 आवर्स या 48 आवर्स पर वीक, 9 आवर्स पर डे, जो भी सम्स बोले। बोलो डन है। अगर सम्स कुछ ना बोले, सॉरी, अगर सम्स कुछ ना बोले तो आपको ये अजम्पशन लेना है कि नॉर्मल आवर्स टू बी वर्कड या तो 9 आवर पर डे या वीकली कैलकुलेशन है तो 48 आवर्स पर वीक, ये आपका नॉर्मल होता है अगर सम साइलेंट है। और प्रीमियम अगर सम साइलेंट है परसेंटेज में तो 100% लेना। बोलो डन, बोलो डन एवरीबडी। ये फैक्ट्री एक्ट के अनुसार आपको काम करना है। ये ओवर टाइम का अगेन एक जो पेचीदा मामला जनरली सम्स में लोग गलती करते हैं। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बोनस, ओवर टाइम, दोनों मैंने टाइम लेके समझा दिया। मीनिंग ऑफ अदर फ्रिंज बेनिफिट, वही जो बच्चा पूछ रहा था, नहीं समझा कृषि तुम्हारा बात, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अच्छा 9 आवर्स और 48 आवर्स, कोई भी एक बाबू, कोई भी एक। अगर मैं दिन में भी एक दिन भी अगर 10 घंटा से काम करूं बट वो अगर हफ्ता भर का 48 के अंदर है तो वो नहीं बात बोल रहा है। जैसे जो कृषि का डाउट है और ले लेते हैं। कृषि बोल रहा है भैया सपोज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में, संडे छुट्टी था, सैटरडे भी चलो छुट्टी है सपोज, तो हिसाब से अगर वो बात करे, या सैटरडे छुट्टी नहीं है, चलो सैटरडे छुट्टी नहीं है, तो 6 दिन काम करने का अगर मैं 9 × 6 करता हूं, 9 × 6 करता हूं तो 54 आवर्स होता है ऐसे तो, यानी अगर मैं डेली 9 घंटा भी काम करूं तो भी तो 54 हो गया, विच इज मोर देन 48, तो वो एक्स्ट्रा के लिए मिलेगा। बट कृषि पूछना चाह रहा है भैया सपोज ट्यूसडे को 10 घंटा काम किए, वेडनेसडे को 10 घंटा काम किए और सैटरडे को अपने 2 घंटा काम किए, फ्राइडे को 2 घंटा काम किए। अब अगर मैं टोटल भिड़ाऊं 9 + 9 + 10 + 10 + 4, तो इट इज कमिंग टू 42 आवर्स विच इज लेस देन 48 आवर्स। तो क्या भैया मेरे को ओवर टाइम बोनस मिलेगा, ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा ट्यूसडे और वेडनेसडे का 2 घंटे के लिए, 1 घंटा यहां 1 घंटा यहां मिलेगा। ये स्टडी मटेरियल के नोट्स लेते हुए थोड़े बहुत और अपने कुछ ज्ञान को यूज करते हुए बनाया गया। जैसे ये सब चीज स्टडी नोट में नहीं है जो मैंने लिखा है, ये जो फैक्ट्री एक्ट का बात है वो स्टडी नोट में है। डन एवरीबॉडी? चलो कृषि क्लियर, वेरी वेरी गुड। चलो अच्छा डाउट आ गया, बिल्कुल मिलेगा, 2 घंटे का ओवर टाइम मिलेगा। आओ नेक्स्ट आते हैं मीनिंग ऑफ अदर फ्रिंज बेनिफिट्स। इसका कैलकुलेशन के बारे में आपने नहीं बोला सर, ये जनरली सम्स में दिया हुआ होगा, इसका कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ मीनिंग जानना है। तो वही वो जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है आपको, जो आपको एम्प्लॉय को मिलता है काम करने के लिए, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी जो पूछ रहे थे, परक्विजिट्स और एजुकेशन ट्रेनिंग और कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलता है, रिक्रिएशनल मतलब थोड़ा इंटरटेनमेंट, थोड़ा होता है ना पार्टी शादी करवाना, और थोड़ा हाउसिंग हेल्प, सोशल वेलफेयर, तो ये सब चीज आपको जनरली दिया जाता है। कैंटीन, सब्सिडाइज्ड कैंटीन मिलता है, मतलब आपके लिए थोड़ा सस्ता रेट में फूड है वहाँ, जबकि क्वालिटी हैम्पर नहीं हो रहा है। कुछ सोसाइटीज में आपको हेल्प करवाना, कॉस्ट कम करवा देना, जैसे आपको कई बार क्या होता है कुछ क्लब्स में मेंबरशिप मिल जाती है अपने कंपनी के नाम पे वगैरह वगैरह। तो सच बेनिफिट्स आर जनरली गिवन इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, जो इंडस्ट्री होते हैं बड़े बड़े वो लोग जनरली ये सब आपको हेल्प देते हैं, कोई कार्ड दे देते हैं जिससे आपको कई जगह डिस्काउंट मिलता है। तो इन सच केसेस द प्रोविजन ऑफ बेनिफिट इज कंपल्सरी and therefore while computing the wage per cost worker the monetary value of such non monetary benefit should be taken into account। तो उसका जो monetary value है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट का जनरली, जैसे कि अगर मैं कुछ मेडिसिन फैसिलिटी दे रहा हूं
तो वो जो मेडिसिन का कॉस्ट है जो मैं उनको दे रहा हूं वो मॉनेटरी टर्म्स में हो गया और वो मैं कॉस्ट निकालते वक्त कंसीडर करता हूं। ठीक, तो ये जनरली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सम्स में दिया हुआ रहेगा, तो अलग से आपको निकालने का कंप्यूटेशन करने का दरकार नहीं। अब जो बच्चे पूछते हैं सम्स में जो आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कि इफेक्टिव रेट क्या होता है पर आवर। एक इफेक्टिव रेट जनरली सम्स में निकालने बोलता है हमेशा, तो दैट इज जो नेट अर्निंग्स होगा विच वी कैलकुलेटेड अबव, ग्रॉस अर्निंग्स माइनस इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन करके जो वैल्यू आएगा डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन इज योर इफेक्टिव रेट पर आवर। बट जनरली इन क्वेश्चन आपको इतना सारा डेटा नहीं देता। जनरली क्वेश्चन में देखो क्या क्या रहता है, जो सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन बात करूं तो इफेक्टिव रेट पर आवर आपको दिया हुआ रहता है सम्स में जनरली कि वो बेसिक पे प्लस बोनस जनरली। अब अगर ओवर टाइम भी है तो ओवर टाइम, अगर डीएनएस अलाउंस है तो डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अदर, बट जनरली ये दोनों एलिमेंट रहता है डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन। अगर आप माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सॉरी, तो आपको इफेक्टिव रेट मिलता है सम्स में। तो जब भी बोनस के सवाल में इफेक्टिव रेट दिया हुआ हो या निकालने बोले तो वो ये निकालने बोल रहा है या ये दिया हुआ बोल रहा है। डन, ठीक है भैया। और भी अगर एलिमेंट्स होगा तो वो होगा अंदर, ऐड होगा, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, जनरली रहता ही नहीं है, यही दोनों रहता है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक इज लेबर टर्नओवर रेशियो। लेबर टर्नओवर रेशियो, लेबर टर्नओवर रेशियो क्या होता है भैया? एक साधारण सा बात अगर मैं बोलूं आपको तो लेबर टर्नओवर रेशियो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो रेट ऑफ चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉय फोर्स है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो। जो कि रेशियो है यानी यूनिट फ्री है, यानी परसेंटेज में निकाल सकते हो, टाइम्स में निकाल सकते हो। भैया मीनिंग समझाइए। कई बार एक एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो एक कंपनी की निकाली जाती है उसका देखने के लिए कि वो कंपनी कैसा है और इसका रीजंस क्या क्या, ध्यान से सुनना। जैसे अगर आज मेरे कंपनी में हर साल लेबर टर्नओवर रेशियो जो होना चाहिए, जैसे कि लेबर टर्नओवर रेशियो 20%, अगले साल 25%, अगले साल 30%, यानी ये कोई तरीका हो सकता है कि मेरे कंपनी में हर साल टर्नओवर, यानी सपोज मेरे कंपनी में हर साल नए लोग आ रहे हैं और अगर वही रेशियो कम हो रहा है सपोज, तो वो क्या बोलना चाह रहा है आपको कि लोग जा रहे हैं। तो इसका आना और जाना कांस्टेंट क्यों नहीं है? आपके कंपनी से लोग क्यों भाग रहे हैं या आपके कंपनी में लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, वो कैलकुलेशन करने के बाद पता चलता है। जैसे कारण क्या हो सकता है ये टर्नओवर रेशियोज का चेंज होने का भैया, कि आपकी कंपनी का वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो जनरली लोग ज्वाइन करते हैं और छोड़ देते हैं, या आपकी कंपनी का वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है इसीलिए आपके कंपनी में लोग आना चाहते हैं, आपका पे स्केल बहुत अच्छा है, आपके एम्प्लॉयर रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं और आपके लोग वहां के बहुत अच्छे हैं, कई रीजंस हो सकते हैं, और आप वहां पे बहुत मजाक मस्ती करवाते हो, बहुत चीज रीजन होते हैं। तो वो सब जो रीजन है, लोकेशनल एडवांटेज हो सकता है आपके कंपनी का, तो ये सब देखते हुए लेबर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करके पता चलता है कि भाई इस कंपनी में रेगुलरली लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्टेबल रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज हो गया। द स्टैंडर्ड ऑफ यूजुअल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो इन द इंडस्ट्री और लोकेलिटी और the employee turnover rate for a past period may be taken as an index or norm against the actual turnover। तो कंपेयर किया जाता है या तो इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडस्ट्री के रेट से या प्रीवियस ईयर के रेट से। ठीक है भैया, ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? ये लो, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर रेशियो। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर रेशियो, मैंने रीजन बता दिया आपको क्यों कैलकुलेट करना है, अब तरीका बता रहा हूं। तरीका है नंबर 1 सेपरेशन मेथड, नंबर 2 रिप्लेसमेंट मेथड, नंबर 3 न्यू रिक्रूटमेंट मेथड और नंबर 4 फ्लक्स और समेशन मेथड। समेशन मेथड क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। पहले मैं लास्ट वाला बता रहा हूं, विच इज कि जो भी सम्स में ए बी सी में मेथड्स का कैलकुलेशन दिया हुआ रहेगा उन सबको ऐड कर देना, बस वो हो गया फ्लक्स मेथड, या नाम ही है समेशन मेथड। फ्लक्स या समेशन मतलब टोटल कर देना। मतलब भैया अगर ए बी सी तीनों निकल रहा हो तो तीनों का, हाँ। अगर भैया सपोज बी नहीं निकल रहा है, सिर्फ ए और सी निकल रहा है, तो जो का निकल रहा है उन दोनों का टोटल कर देना। ठीक। तो अब बताइए ये ए बी सी क्या है, ध्यान से। ए नाम से समझ में आ रहा होगा, सेपरेशन यानी कितने लोग गए, तो हो गया नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, चले गए, जो कंपनी से चले गए,
डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। कंपनी में ओपनिंग और क्लोजिंग का जो भी साल भर में एवरेज था और जितने लोग चले गए उसका हो गया अपना सेपरेशन मेथड से कैलकुलेट करना। रिप्लेसमेंट मेथड मतलब या नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस, ध्यान रखना द वर्ड इज नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या हो गया भैया, जो गए उनके अगेंस्ट में जो आए, नए आए वो नहीं। एक मिनट भैया, जो गए उनके अगेंस्ट में आए वो तो नहीं है, हाँ है तो नए इंप्लॉय, बट वो इंप्लॉय इसीलिए आए क्योंकि मेरे लोग गए। अगर मैं लोग ना गए उसके बिना कोई को रिक्रूट करता हूं तो उसको अपने न्यू रिक्रूटमेंट बोलते हैं और उसका मेथड अलग है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड में कौन आते हैं भैया, जो छोड़ के गए उनके अगेंस्ट में अगर जो लोग आते हैं। अब जो छोड़ के गए सपोज 10 आदमी और आए सपोज 12 आदमी, ध्यान से सुनना, आए सपोज 12 आदमी, तो एक जनरल अजम्पशन क्या रहता है कि वो 10 आए होंगे उनको रिप्लेस करने के लिए और 2 नए आएंगे। ठीक है, आपका बात सही है, अगर सम साइलेंट है तो आप ये समझ सकते हैं। बट ऐसा भी तो हो सकता है 10 गए और 15 आए, बट वो 10 का काम करने के लिए मेरे को नया 15 लोग चाहिए क्योंकि वो लोग एफिशिएंट थे, वो लोग को नॉलेज था। अब नए लोग को समझाना पड़ेगा वही काम, तो मेरे को 10 की जगह 15 चाहिए। तो मैथमेटिकली आप ये मत समझना हमेशा कि जितने लोग गए और जितने लोग उनके अगेंस्ट आए वो हमेशा इक्वल या कम होना चाहिए, कभी ऐसा मत सोचना। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा हो सकता है 10 लोग गए और उनके अगेंस्ट 15 लोग आए, तो 5 लोग न्यू रिक्रूटमेंट नहीं है, ये पूरा 15 का 15 रिप्लेस्ड लोग है, रिप्लेस्ड लोग है, क्योंकि वो 10 लोग का काम अब वो 15 लोग करेंगे। क्या डन है आपको बात? एक वो एक मेंटेलिटी, एक इल्यूजन है जो लगता है अच्छा 10 गए और 15 है मतलब 5 न्यू आए, ऐसा जरूरी नहीं है। सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से पढ़ना। अगर सम्स में लिखा है कि these 15 employees were joined the company, these 15 employees joined the company to compensate the number of people left, और अगर नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट 10 है और 15 नए आए हैं तो आप यह जम्सन मत ले लेना कि 5 नए आए हैं, वो 15 का 15 वो 10 को कंपनसेट करने के लिए आए हैं। तो मैथमेटिकली अगर आपको ये लगता है ना कि भैया नंबर ऑफ पर्सन जितना गए और जो रिप्लेस होके आए हैं वो हमेशा सेपरेटन से कम या इक्वल रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। पहले बोलो एक बात और क्लियर है। और क्या आप लोग को ये बात क्लियर है कि रिप्लेस्ड और न्यूली रिक्रूटेड में क्या डिफरेंस है? न्यूली रिक्रूटेड मतलब जो सेपरेटेड हुए उनके लिए नहीं आए हैं, रिप्लेस्ड वो हो गए जो गए हैं उनके लिए आए। ठीक, तो ये 3 तरीके का रेशियो हो गया। और डिवाइड में सब में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू परसेंटेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, रिवाइज हो गया होगा मेरे ख्याल से सारी बातें। अब ये जो ऊपर टर्म्स यूज हुआ है इन सबको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने नीचे लिखा है नोट्स में। सबसे पहले नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड या फिर डिस्चार्ज या फिर लेफ्ट, नाम है क्या हो गया भैया, ये हो गए नंबर ऑफ वर्कर्स रिटायर्ड, जितने लोग का टाइम आ गया, जाना पड़ रहा है उनको, 60 साल का उम्र आ गया है। नंबर ऑफ वर्कर्स रिट्रेंच्ड, यानी जनरली क्या होता है मैं निकाल देता हूं उन लोग को कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, काम ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हो। नंबर ऑफ वर्कर्स रिजाइंड, जो खुद से लेटर डाल देते हैं कि मेरे को आपके साथ काम नहीं करना है। और अगर कोई डेथ हो गया कब लोगों का जो काम कर रहे थे, तो जनरली ये 4 का एडिशन करने से सेपरेटेड, डिस्चार्ज या लेफ्ट मिलता है। अगर सम्स में 4 का इंफॉर्मेशन है तो दैट मीन्स वो लोग सेपरेटेड पीपल बता रहे हैं। ठीक, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड आर दोज अगेंस्ट द नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, देयरफॉर नंबर ऑफ पर्सन रिप्लेस्ड एंड न्यूली रिक्रूटेड आर डिफरेंट, जो मैंने बोला। ठीक, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होते हैं भैया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ये तो इजी है। बट ये क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स निकलते कैसे, एक इक्वेशन है दोनों का कि क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग माइनस जितने सेपरेटेड हुए प्लस जितने रिप्लेस होके आए प्लस जो न्यूली रिक्रूट हुए। वेरी इजी बात, एकदम सही बात है भैया। जो शुरू में था माइनस जितने गए प्लस जितना उनको रिप्लेस करके आए प्लस जो नए आए, एकदम सिंपल, और वो क्लोजिंग हो गए। तो अगर क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने आए सवाल में, ओपनिंग दिया हुआ है तो ऐसे निकलता है। डन। अब बात करते हैं किंजल का। लो किंजल, तुम जो बोली वो नीचे है, नंबर ऑफ एसेशन या नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट। अगर ये वर्ड रहता है क्वेश्चन में, अगेन बोल रहा हूं, एसर्शन, एसेशन, एसेशन, एसेशन वर्ड अगर रहता है या फिर वर्ड रहता है रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट, नॉट न्यूली रिक्रूटेड, ना ही वर्ड रिप्लेस,
तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स न्यूली रिक्रूटेड, दोनों मिला के, यानी जितना भी टोटल ऑफ दिस, ये दोनों जो लोग आए टोटल में, ये दोनों का टोटल को वी से नंबर ऑफ एसेशन। क्या डन है बात? या नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट, ये वर्ड अगर सम्स में रहता है तो ये बोलना चाह रहा है ये दोनों फिगर का एडिशन। डन। एनुअल इफेक्टिव टर्नओवर रेट, जनरली लास्ट में सम्स बोलता है निकाल लो, क्योंकि ये जो रेट आया है दिस इज फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, क्योंकि हो सकता है ये ओपनिंग क्लोजिंग जो भी है वो साल भर का नहीं है, एक महीने का है या एक क्वार्टर का है, तो जितने भी पीरियड का ये है ये रेट डिवाइडेड बाय दैट पीरियड इनटू साल भर में वो जितना पीरियड है, यानी एनी ऑफ द अबव रेशियो डिवाइडेड बाय वो स्पेसिफाइड पीरियड। अगर वो साल भर का ही है तो आपको कुछ करना नहीं है, अगर वो क्वार्टर का है, मंथ का है, वीक का है, तो आपको इनटू वही नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ क्वार्टर्स, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर से इनटू करके एनुअल इफेक्टिव टर्नओवर रेट निकालना होता है। सम जनरली आपको मंथली का दे देता है या आपको क्वार्टर का दे देता है और फिर बोलता है ईयर का निकालो, तो डिवाइडेड बाय क्वार्टर इनटू 4 क्वार्टर। आदित्य बोल रहा है सर फ्लेक्स मेथड में एसेशन मेथड से निकाला हुआ टर्नओवर नहीं इंक्लूड करेंगे ना, डबल काउंटिंग हो जाएगा ना फिर तो। हाँ, अगर तुम एसर्शन मेथड से निकालोगे, जो कि कोई मेथड है नहीं, मतलब एसर्शन मेथड क्या हो गया, बी और सी का एडिशन, तो अगर तुम फ्लक्स मेथड में कर रहे हो काम तो ए प्लस एसर्शन मेथड ऐड कर देना। एसर्शन मेथड हुआ क्या, बी और सी का एडिशन। डन, ठीक है सर, एवरीबडी क्लियर है। चलिए, ये होता है यहां मेरा कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स कंप्लीट। होपफुली बड़ा ही मजेदार वे में आपको याद आ गया होगा सारी बातें, बड़ा ही टेक्निकल टॉपिक बट इजी। लेबर इज अ वेरी इजी चैप्टर, बट अब इसमें आपको मेरे ख्याल से सब चीजें याद आ गई होंगी। ग्रेट। अब आता है कुछ थ्योरी टॉपिक विच इज नंबर 1 टाइम कीपिंग एंड नंबर 2 टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग नवंबर 21, अभी क्या चल रहा है, सॉरी नवंबर 20 के एग्जाम में 4 नंबर का कंपलसरी में पटक दिया। मतलब भैया कंपलसरी में पटक दिया, अरे एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 के साथ दे दिया, 6 में नहीं दिया, 7 में नहीं दिया, तो भैया 3 के साथ देने में क्या मतलब हुआ, अरे प्रैक्टिकल के साथ 4 नंबर का थ्योरी करना पड़ गया लोगों को, और ये टाइम कीपिंग आया था। और टाइम कीपिंग के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम बुकिंग, और एक और टॉपिक है इंपॉर्टेंट आइडल टाइम। तो ये कुछ थ्योरीज है जो मैंने इकट्ठा किए हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरीज बोल के आपके बुक से, इंस्टीट्यूट के किताब से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आओ समझते हैं क्या होता है टाइम कीपिंग। जैसे देखो 4 नंबर 2 नंबर के लिए अगर आएगा तो आपको इतना लिखने से काम हो जाएगा। क्या है भैया टाइम कीपिंग का मतलब, नाम से थोड़ा इजी लग रहा था बट फिर भी टेक्निकल वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे। आप एक जेनरिक समझ सकते हैं बात, टाइम कीपिंग मतलब एक तरीके का अटेंडेंस रखना कि वो कितने बजे आ रहा है कितना बजे जा रहा है, करेक्ट। तो देखो क्या बोल रहा है, इट रेफर्स टू करेक्ट रिकॉर्डिंग। देखो यही सब टेक्निकल वर्ड लिखना, रिकॉर्डिंग भी नहीं, वर्ड इज करेक्ट रिकॉर्डिंग, एक तरीके से सही रिकॉर्डिंग रखना, किसका, एम्प्लॉय अटेंडेंस टाइम का। अब देखो एकदम आसान सा बात है, अब आप इसमें कितना बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि भाई ये कैसे कैसे रख सकते हैं इसको, इसका क्या महत्वपूर्ण रहेगा, इससे क्या आप हेल्प कर सकते हैं। अरे ये सब बात तो आपने स्कूल में जानते हो। आप अटेंडेंस क्यों लिया जाता था, ताकि एक पंक्चुअलिटी रहे, ताकि आप रेगुलरली आए, आपको एक डिसिप्लिन रहे, आपका पे स्केल ना कटे, आपको पेमेंट मिले तो ध्यान रहे कि आपने कितना टाइम काम किया है, ओवर टाइम का कैलकुलेशन करने के लिए काम आएगा। और इन सब के तरीके क्या होंगे करने के, अरे भाई आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है, तो कार्ड सिस्टम रहता है, कार्ड पंच करो घुसो, या थंब प्रिंट रहता है। पुराने जमाने में क्या होता था मालूम, लोहे का याद है, लोग का एक वो जैसे अपने लोग वुल्वरीन देखे हो ना, वुल्वरीन छपाया हुआ रहता था, या फिर एक वो नंबर 786 टाइप्स का हाथ में पहना हुआ रहता था, एम्प्लॉय वर्कर कोड, वो रह के देखते थे अच्छा ये एम्प्लॉय काम करने आ गया। या फिर अटेंडेंस में आते वक्त टाइम लिखते थे कि इतना बजे एंट्री किया, इतना बजे एग्जिट किया है। तो ये पुराने जमाने का ट्रेडिशनल मेथड, मैनुअल मेथड, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मेथड हो गए। आओ समझते हैं अब ये सब बातों को। बिल्कुल बिल्कुल, आओ अब समझाता हूं।
अगर थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा ना तो आप लिख पाओगे, बट फिर भी मैंने एक प्रॉपर वे लिखा है यहाँ लिखने के लिए। अब आप पढ़िए इस बात को, आपको क्लियर हो रहा होगा। इट रेफर्स टू करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ एम्प्लॉइज अटेंडेंस टाइम। द करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ एम्प्लॉइज अटेंडेंस टाइम इज ऑफ utmost इंपॉर्टेंस वेयर द पेमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वर्कड। अगर यानी क्या बोलना चाह रहा है, ये कब करना चाहिए? जब आपका घंटे का हिसाब होता है तब तो आपको पक्का से पक्का ये चीज फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज भी करना चाहिए, बट इस केस में तो पक्का से पक्का फॉलो करना चाहिए, ठीक है। Where is payment is made by the result straight piece method, it will be still be necessary to correctly record the attendance for the purpose of ensuring that the proper discipline, जो मैंने वर्ड बोला, and adequate rate of productions are maintained। ठीक से काम करे, सिंपल सा बात। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? ताकि वो पेरोल निकाल पाए, तुम्हारा कैलकुलेशन कर पाए, तुमको कितना मिलेगा, ओवर टाइम का कैलकुलेशन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट को, आइडल टाइम निकालने के लिए, अभी आइडल टाइम क्या होता है नीचे समझाया हूं, डिसिप्लिनरी पर्पस के लिए, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि क्या ओवरहेड में जाएगा और क्या प्रोडक्शन में जाएगा। और वही मैंने लिखा है मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग क्या क्या होता है। अटेंडेंस रजिस्टर्ड मेथड आएंगे, साइन करके जाएंगे। मेटल डिस्क या टोकन मेथड, वही जो मैंने बोला मेटल डिस्क, एक जो हाथ में पहना हुआ होता था ना एम्प्लॉय का, पुराने जमाने में तरीके थे। आजकल नए जमाने के अपने बोलते हैं ना वो बन गया डैश बन गया, तो ये भी एक तरीके से क्या हो, आपको कार्ड पहना दिया गले में, कार्ड पंच करो घुसो। और फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम होता है आजकल, उंगली, आई रेटिना स्कैन, ये सब, ठीक, थंब प्रिंट एक्सेट्रा। तो ये हो गए टाइम कीपिंग के ऊपर थ्योरी। बुक में बहुत सारा बात था, मैंने जो इंपॉर्टेंट बात था इकट्ठा कर लिया और आपको एक जगह कवर करके दे दिया। जब ये बुक मिलेगा आपको यहां से पढ़ के जाना है और कुछ नहीं। मैंने सारा थ्योरी हर चैप्टर का भी आपको समरीज के साथ कवर करवाया है आज तक, पुराने वाले में भी और अब नए वाले में भी करवा रहा हूं। तो आपको अलग से कोई और थ्योरी नहीं करना है। अलग से भी एक थ्योरी चैप्टर है आपके जो कॉस्ट अकाउंटिंग बोल के, वो भी मेरे यूट्यूब पे अपलोडेड है, पूरा फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है सर, अभी आपको इतना फोकस नहीं करना, जो मैं बोल रहा हूं वो करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज टाइम बुकिंग, ठीक है। बट ये क्या है भैया, ये टाइम बुकिंग क्या है? ध्यान से सुनना। टाइम कीपिंग क्या करता है, वो बस ये देखता है कि एक एम्प्लॉय मेरे प्रोडक्शन के अंदर कब आया और कब गया, यानी वो अंदर घुसा से बाहर निकले तक। बट वो ये नहीं कैलकुलेट करता है कि वो अंदर घुसते वक्त क्या क्या काम कितने देर में किया। तो एकदम इंटरनल और टाइम चेकिंग का बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। बट इट डज नॉट शो हाउ मच ए पर्सन स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर जॉब। एक काम करते वक्त उसने कितना टाइम लगाया वो नहीं पता, बस वो घुसा और निकला। अब वो तो एवरेजिंग कर देते हैं अपने कि अगर पूरा घुस के निकलने के बाद उसने इतना प्रोडक्ट बनाया है तो मतलब इतना एक एक में बनाया, जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी को ज्यादा टाइम दे, किसी को कम टाइम दे, ठीक है। तो टाइम बुकिंग रेफर्स टू अ मेथड वेयर ईच एक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय इज रिकॉर्डेड। वो तो ना एकदम सीसीटीवी से एकदम गाड़ के देखना कितने देर क्या बनाने में लगाया। दिस डेटा इज रिकॉर्डेड, दिस डेटा रिकॉर्डेड इज फर्दर यूज्ड फॉर मेजर ऑफ टाइम स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर जॉब। और इसका पर्पस क्या होता है? कॉस्टिंग करने के लिए, वही आइडल टाइम निकालने के लिए, ओवरहेड्स निकालने के लिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए, और फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकालने के लिए कि भाई किसको क्या काम देना चाहिए। सुपरवाइजन टाइप का काम हो गया ये। जनरली इसके लिए एक सुपरवाइजर अपॉइंटेड रहता है, सीसीटीवी कैमराज रहते हैं, वही सब। तो फॉर कलेक्शन ऑफ सच डेटा अ सेपरेट रिकॉर्ड जनरली नोन एज टाइम कार्ड और जॉब कार्ड इज केप्ट। टाइम कार्ड और जॉब कार्ड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, one containing the analysis of time with reference to each job and other with the reference to each employee। हो सकता है एक एक एम्प्लॉय वाइज बनाए आप ये कार्ड, या आप काम वाइज बनाए ये कार्ड, और वो काम वाइज में कई एम्प्लॉय आ सकते हैं। तो देयर इज अ पैटर्न, और एम्प्लॉय वाइज में ऐसे रहेगा, मतलब मैट्रिक्स बोलना चाह रहा है। एम्प्लॉय इस तरफ काम, या इस तरफ काम, इस तरफ एम्प्लॉय, एक मैट्रिक्स बनेगा। तो ये कार्ड होता है। डन है एवरीबॉडी? आजकल इनोवेटिव वे आ गया है जहां आप सुपरवाइजर को ये काम पकड़ा देते हैं और वो सुपरवाइजर क्या करता है, सीसीटीवी से देख देख के काम करता रहता है। टाइम बुकिंग, टाइम कीपिंग क्लियर? प्लीज बताएंगे। थ्योरी 2 टॉपिक मैंने कवर करवा दिया।
गजब। ओके, अब आइडल टाइम क्या होता है समझते हैं। आइडल टाइम मतलब, ये आइडल टाइम आवर्स के साथ ही होता है, यानी लेबर्स के साथ ही होता है, और इसमें अपने को बहुत जरूरी है समझना क्या बोलना चाह रहे हैं आप यहाँ, ठीक है। द टाइम ड्यूरिंग विच नो प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बिकॉज द वर्कर रिमेन आइडल बट आर पेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडल टाइम का मतलब होता है वो टाइम जिसके लिए वो पेमेंट तो ले जा रहा है, इंप्लॉय मेरे से पेमेंट तो ले जा रहा है, बट उस समय कोई काम नहीं हो रहा, खाली बैठा है वो, बट फिर भी पेमेंट लेके जा रहा है। भैया कर ही क्यों रहे वैसा पेमेंट? अरे भाई इंप्लॉय लोग कोई मशीन नहीं है जो 8-8 घंटा चल सकते हैं, आपको उनको ब्रेक देना होगा, उनको लंच ब्रेक देना होगा, उनको चाय सुट्टा का टाइम देना होगा, उनको थोड़ा इधर उधर भटकने का टाइम देना होगा, ताकि वो लोग और एफिशिएंटली काम कर सके। आप खुद भी क्या लगातार 14 घंटा पढ़ लोगे? कि आपको ब्रेक चाहिए बीच बीच में रिफ्रेशमेंट्स के लिए? चाहिए, बस वही बात है भैया। 14 घंटा क्या सब बोल रहे हैं आप, उम्मीद ज्यादा मत रखिए हम लोग से। अच्छा ठीक है, ठीक है, 4 घंटा बस। इन अदर वर्ड्स इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम पेड एंड द टाइम बुक्ड। अब समझ में आया? ये सब वर्ड लिख के आना चाहिए। टाइम बुक्ड अपने ऊपर लिखे थे, और टाइम पेड होता है, टाइम बुक्ड मतलब जितना देर काम किया जो ऊपर रिकॉर्ड हो रहा था टाइम बुकिंग में, और टाइम पेड मतलब जितना के लिए पेमेंट हुआ, तो उसका जो डिफरेंस है उससे कैलकुलेट होके मिलता है क्या? आइडल टाइम। इसीलिए तो ये सब काम आते हैं आइडल टाइम के कैलकुलेशन करने में। आइडल टाइम कैन बी नॉर्मल, कैन बी अबनॉर्मल इन नेचर। भैया अब ये नॉर्मल अबनॉर्मल क्या होता है? एकदम आसान बात, जैसे कि द टाइम फॉर विच द एम्प्लॉइज आर पेड इंक्लूड्स हॉलीडे, पेड लीव्स, अलाउंसेस, अलाउएबल रेस्ट ऑफ टाइम एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें नॉर्मल क्या हो गया? द टाइम विच कैन नॉट बी अवॉइडेड और रिड्यूस्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, बट उसके बियॉन्ड अगर कोई वर्कर काम कर रहा है अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल टाइम, वो और ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, सिर्फ आया और टाइम बाजी कर रहा है, इधर उधर गाड़ी माड़ी कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अब नॉर्मल। कुछ हद तक अलाउड रहता है, उसके ऊपर अगर आप काम वेस्ट कर रहे हो टाइम, तो आपको वो अब नॉर्मल में गिना जाता है। ठीक है भैया, तो बताइए भैया उससे क्या होगा? देखो पहले उसका समझते हैं कि ये नॉर्मल का कॉजेस क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कारण के लिए आपको नॉर्मल आइडल टाइम देना ही पड़ता है धंधे में या कोई भी बिजनेस में या कोई भी इंडस्ट्री में। सबसे पहले जो मैं चल चल के आ रहा हूं फैक्ट्री गेट से, आपके फैक्ट्री से गेट से लेके आपके तक आने में, यहां लिखा हुआ नहीं है, फैक्ट्री गेट टू प्रोडक्शन सेंटर, मतलब जो फैक्ट्री गेट से चल के मैं प्रोडक्शन टाइम तक पहुंचता हूं। पंच तो मैंने तब कर दिया, बट मैं अभी तक काम कहां चालू किया? मैं तो अंदर जा रहा हूं, हौले 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 हौले। तो जो मैं चल चल के जा रहा हूं, ये जैसे भी पहुंच रहा हूं, उस समय का जो पेमेंट तो करना पड़ेगा, मैं तो घुस गया उस समय। ठीक है, उसके बाद एक काम बंद होता है, दूसरा काम ऐसे थोड़ी है तुरंत चालू हो जाता है, उसके बीच में भी टाइम गैप होता है। जनरली क्या होता है, कोई भी मशीन को आता है आदमी, तो ऐसा थोड़ी है मशीन चालू रहता है रात भर से। वो आएगा, मशीन चालू करेगा, वेट करेगा, कंप्यूटर को 4 बार रिफ्रेश करेगा, या जो भी मशीन है उसको पहले गर्म होने देगा या ठंडा होने देगा, जो भी प्रोसेस है उस हिसाब से सामान रखेगा उसको जगह पे, और जो नॉर्मल रेस्ट टाइम बीच में देते हैं या लंच टाइम देते हैं, यह सब हो गया नॉर्मल आइडल टाइम। और इनका कॉस्ट, जो इस समय जो पेमेंट कर रहे हैं अपने वर्कर्स को, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो इंपॉर्टेंट है अपने को कॉस्टिंग में। ध्यान से सुनो, ये सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा। यानी इस सब कॉस्ट को आप कहां से रिकवर करेंगे? बताइए, इन सब कॉस्ट को आप कहां से रिकवर करेंगे? गुड यूनिट से। डन है बात? यानी इन सच केस द डायरेक्ट वर्कर्स एंड अलाउंस फॉर नॉर्मल आइडल टाइम कंसीडर्ड फॉर सेटिंग अप स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट। मतलब ये आप गुड यूनिट से ही रिकवर करेंगे। In such case, in case of indirect workers, normal idle time is considered for computation of overhead rates. Generally, indirect workers लोग का क्या होता है? overhead rate recover करते वक्त भी कैलकुलेट किया जाता है। मतलब इनडायरेक्टली आपको बोलना चाह रहे हैं गुड यूनिट से कवर करने, जैसे अपने मटेरियल के केस में नॉर्मल लॉस कंसिडर किए थे, वैसे ही नॉर्मल आइडल टाइम। अब नॉर्मल का क्या क्या रीजन है? अब नॉर्मल का क्या क्या रीजन है? आइडल टाइम में ऑल्सो अराइज ड्यू टू अब नॉर्मल फैक्टर लाइक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आप आपस में ही भिड़ रहे हो, माथा बच्ची कर रहे हो, आपको ये टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, एकदम काम एकदम आते ही कोऑर्डिनेटेड रहना चाहिए। तो नॉन कोऑर्डिनेशन के कारण जो टाइम वेस्ट हो रहा है,
पावर फेलियर, ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, मशीन खराब हो गया, पावर नहीं है, तो उसमें एम्प्लॉय का भी गलती नहीं है, बट आपके हाथ में भी जो चीज नहीं है, अब नॉर्मली नेचर है, क्योंकि कभी कभी होता है, नॉर्मली नहीं होता, अलाउड टाइम नहीं है, ये फटाफट ठीक करवाना पड़ता है आपको इसके लिए। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, माल ही नहीं आया, हम क्या करें, हम तो बैठे, हम तो च्युइंगम चबा रहे हैं या बीड़ी पी रहे। स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, पुअर सर्विलेंस, सुपरविजन, ठीक से देखा देखी नहीं हो रहा है तो वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, जैसे आप लोग चीटिंग करते हैं ना एग्जाम हॉल में, अगर इन्सुलेटर ठीक नहीं रहेगा, आग लग जाना, फ्लड आ जाना, एक्सेट्रा। इस समय जो पेमेंट किया जाता है अब नॉर्मल आइडल टाइम, जैसे कोविड के टाइम पे जो पेमेंट किया गया था एम्प्लॉय लोग को, जबकि काम ही नहीं हो रहा है, अब नॉर्मल, ठीक है। तो द अब नॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इट इज शोन एज अ सेपरेट आइटम इन कॉस्टिंग पीएल, यानी ये लॉस के रूप में अलग से कॉस्टिंग पीएल में दिखाया जाएगा, जैसे अपने अब नॉर्मल लॉस दिखाते थे मटेरियल में, एकदम सेम ट्रीटमेंट। इसको अपने कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल इन नेचर में भी सेग्रीगेट कर सकते हैं। कंट्रोलेबल मतलब जिसको अपने कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे क्या, कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने पावर फेलियर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने हाथ में तो इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो बस वही चीज बोल रहा है, ये बादू बात है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो जब मैं आपको दूंगा, अदरवाइज इट इज नॉट एज सच नेसेसरी। जो मेन बात था कि क्या होता है रीजंस और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, मैंने पढ़ा दिया। बोलो क्या सबको पूरा लेबर चैप्टर 9 पन्ने में जो मैंने लिख के दिया है क्लियर हो गया? प्लीज एक बार थम्स अप दे के मुझे बताएंगे। डन? क्या सम्स में कूदे? आदित्य तुम कौन सा एक तो सम्स मुझे बोल रहे थे वो भी बताओ, और मैं आरटीपी एमटीपी में चलता हूं जितने। ये नवंबर 21 का आरटीपी में ये रहा इंप्लॉय कॉस्ट का सम्स। बहुत ही तगड़ा सवाल, मैं बोलूंगा दिस इज अ गुड क्वेश्चन। क्या सब ट्राई करना चाहोगे? ओवर टाइम के ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि जनरली सब आप लोग कॉपी में भी क्लास में भी बोनस के ऊपर क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अभी बहुत ज्यादा फोकस 2-3 आरटीपी में ओवर टाइम के ऊपर किया है। तो पहले इंप्लॉय कॉस्ट का इस आपके टर्म का आरटीपी का सम सबको ही ट्राई करेंगे, प्लीज एवरीबॉडी। नवंबर 21 आरटीपी ही आदित्य भी पूछना चाहता है, तो मैं चाहता हूं कि सब बच्चे लग जाइए इस सवाल में, सब बच्चे लग जाइए इस सवाल में। ये सवाल है आपके पास और इससे रिलेटेड आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू द जॉब, स्पिनिंग एंड ओवरहेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भैया कराइए ये वाला सवाल। आओ पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेके अपने कॉपी में भेज देता हूं। देखो वो सब बात एक बार रुक जाओ आदित्य, पहले मेरे को काम का बात करने दो बाबू। पहले सबको सम्स बनाने दो फिर बात करते, ठीक है आदित्य? मैं वापस से सम सबको दिखा देता हूं। आओ सब कोई इस सम्स में ध्यान देंगे। ये रहा क्वेश्चन।
क्या आप पहले बनाएंगे? मैं थोड़ा वेट करूं 7-8 मिनट। ठीक है, 7-8 मिनट दिया आपको करने के लिए सवाल। ओके, 7 to 8 मिनट्स, ट्राइट। एक बार थोड़ा नो हाउ समझो आप, फिर मैं आता हूं। यस, आर यू ऑल ट्राइंग? कैसा रहा, कितना हुआ, क्या हुआ, बताएंगे सब। प्लीज अपडेट, प्लीज अपडेट। क्या मैं साथ साथ में करूं कि आप कर रहे हो? मेरा कोई मदद कोई पॉइंट में? मैं एक बार सम्स पढ़ दूं आपके लिए। टेक्सटाइल लिमिटेड पेज फॉलोइंग ओवर टाइम प्रीमियम।
फॉर इट्स लेबर बिसाइड्स द नॉर्मल वेज ऑफ 100 पर आवर। ये नॉर्मल वेज रेट हो गया, बेसिक वेज रेट। ओके, मैं करा रहा हूं। बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स 80% ऑफ द वेज रेट, संडेज एंड हॉलीडेज 150% ऑफ द वेज रेट। एक मिनट, क्या ये प्रीमियम है? हाँ, ये प्रीमियम रेट है। बेसिक वेज रेट का 80% मिलेगा, और संडेज को अगर और हॉलीडेज को आप जो भी काम करते हो उसमें आपको प्रीमियम 150% मिलेगा। ठीक है, समझ दे दिया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 द फॉलोइंग आवर्स वेयर वर्कड। नॉर्मल टाइम इतना काम हुआ था, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। ये बिफोर क्यों वर्ड है पता नहीं, मतलब बिफोर एंड आफ्टर का ये बोलना चाह रहा है, सपोज 8 बजे से काम चालू होता है तो कोई 7 बजे से काम कर रहा है, और सपोज शाम को 6 बजे तक होता है तो कोई 10 बजे तक काम कर रहा है। तो वो बिफोर एंड आफ्टर का ये बोलना चाह रहा है कि दिन में जो वो बीच वाला स्लॉट है उससे ऊपर या उसके नीचे। तो एक वो वर्ड थोड़ा अटपटा है, बिफोर एंड आफ्टर, बट आप समझ जाइए। तो वो हो गया 60,000 ऑन ओवर टाइम ऑन संडे एंड हॉलीडे करके ये टोटल टाइम आया। इस साल आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन द जॉब ऑफ स्पिनिंग, नॉर्मल इतना, ओवर एंड अबव इतना, और ये इतना, और ये टोटल है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब स्पिनिंग एंड ओवरहेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। ये ओवरहेड तो नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हो गया, बट फिर भी लेट अस थिंक करना क्या है इसमें, थोड़ा तो बुद्धि आप अपना लगा सकते हो। ओके सर, ओके सर। देखिए, एक जनरल ओवर टाइम होता है और एक ओवर एंड अबव होता है, जो होना नहीं चाहिए था, तो वो अब नॉर्मल इन नेचर आ जाना चाहिए। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं ओवरहेड्स कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना। वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज। ये आपको पहले से पता था कि ये आपको करना ही, ठीक है। वेयर ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको बोलना चाह रहा है कि जब काम आया, डिमांड नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे बनाने के लिए लोग चाहिए और प्रोडक्शन करना है, उसके लिए जो ओवर टाइम वर्क हो रहा है। और लास्ट बोल रहा है वेयर द ओवर टाइम इज वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर टू एक्सप्लिसिट द एक्सपीडिटाइट। एक्सपीडाइट मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी काम करना, क्योंकि कस्टमर को टाइमली डिलीवरी चाहिए। ठीक, अब ये 3 कारण में कब वो कारण आपका लेबर का डायरेक्ट कॉस्ट बनेगा और कब वो इनडायरेक्ट कॉस्ट बनेगा, पहले ये जज करते हैं। चलिए पूछते हैं एक एक बच्चों से। पहले मेरे को बताइए पार्ट ए में आप क्या जज करना चाहेंगे? पार्ट ए में क्या जज करना चाहेंगे? जितने मैं आंसर के तरफ जाता हूं आप लोग बताइए मेरे को। आपने पढ़ लिया क्वेश्चन में, जज तो करो कि हाँ भाई इसको अपने ये लेंगे, इसको अपने ये लेंगे। ट्राई इट, थिंक अबाउट इट। देखो तैयार है सर? इस पूरे सम्स में कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ थ्योरी पार्ट है। वेरी वेरी गुड किंजल, बिल्कुल बिल्कुल सही। देखो पहले पार्ट 1 को जज करेंगे सब बच्चे। मैं बताता हूं, अगर मैं ओवर टाइम काम कर रहा हूं, पहले देखो ये ऊपर क्या ये लोग कैलकुलेट किया, वो सब मेरे कोई काम का नहीं है, मेरे को नहीं जानना है सब बात। मैं जो काम का बात बोल रहा हूं, मेरे को एक बात बताओ, ये लोग एक ओवर टाइम प्रीमियम रेट निकाला है और एक प्रीमियम रेट निकाल दिया, और टोटल ओवर टाइम के समय क्या पेमेंट करना है वो निकाल दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक बात पूछना चाह रहा हूं, मेरे को ऊपर वाले बात से ध्यान नहीं है, मैं पहले पार्ट ए से बात कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं ध्यान से। वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली एज अ पॉलिसी ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज। पहले से ही एक पॉलिसी है, पता है आपको ये, और ये काम करने के लिए आ रहा है, तो ध्यान से सुनो। द ओवर टाइम प्रीमियम इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट एंड द जॉब इज चार्ज एट एन इन्फ्लेटेड वेज रेट। ध्यान से सुनना। Hence the employee cost chargeable to the job spinning is total hours into inflated wage rate। अब यहां क्या बोलना चाह रहे हैं लोग, क्या ये क्या कैलकुलेट किया है?
ये तो समझना होगा कि भैया ये पार्ट ए में ये लोग कैलकुलेट क्या किया। ध्यान से सुनो, पहले मेरे को एक बात बताओ, कितना देर अपने ओवर टाइम काम किए? व्हाट इज द ओवर टाइम आवर्स फॉर द जॉब? व्हाट इज द ओवर टाइम आवर्स फॉर द जॉब? बताइए बताइए, व्हाट इज द ओवर टाइम जॉब? ओवर टाइम कितना काम किए? ओवर टाइम वर्कड। जॉब के लिए ओवर टाइम वर्क कितना? अभी मेरे पास है नहीं क्वेश्चन, प्लीज आप बताएंगे, प्लीज आप बताएंगे। मेरे को जाना होगा, लगता है आप लोग नहीं बता रहे हो। ठीक है भाई, मैं ही देख लेता हूं। हाँ, 400 और 100 ओवर टाइम है, 400 और 100 और टोटल हो गया 4500। ठीक है, अब मैं देख लिया हूं। ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। अपने को क्या करना है यहां, मेरे को एक बात बताओ, कॉपी में मैं लिख रहा हूं, आप बस उतना कैलकुलेशंस बताओ मेरे को। बताओ ये 4500 में 4400 और 100 का कैलकुलेशन, यहां पे आपको सिर्फ बेसिक पे मिलेगा, जो कि कितना है 100 रुपया करके, यानी इतना 4 लाख। करेक्ट। यहां आपको मिलेगा 400 में एक तो बेसिक पे 40,000 और 400 में आपको मिलेगा 80% का प्रीमियम, यानी 80 रुपया करके 32,000। इस 100 के लिए आपको बेसिक पे मिलेगा 10,000 और इस 100 के लिए आपको 150 करके मिलेगा प्रीमियम। क्या ये दोनों ओवर टाइम प्रीमियम है? और ये नॉर्मल वेज रेट है। तो बताओ नॉर्मल वेज रेट कितना हो गया? नॉर्मल वेज रेट बताइए। नॉर्मल वेज रेट 4.5 लाख। एंड व्हाट इज योर प्रीमियम रेट? व्हाट इज योर प्रीमियम रेट? कितना एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है ओवर टाइम प्रीमियम? 47,000। दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन जो मैंने अभी तक किया। दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन जो मैंने अभी तक किया। अब ये टोटल अमाउंट कितना हो रहा है बताइए? ये टोटल अमाउंट कितना हो रहा है बताइए? हेंस द टोटल अमाउंट कितना हो रहा है? ये हो रहा है भैया 497,000। अब इस 497 को आपको ये बताना है इस सवाल में, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सम्स, कि भाई इसमें कितना लेबर कॉस्ट में जाना चाहिए और कितना ओवरहेड में जाना चाहिए। क्लियर? उसके लिए आपको पिछले साल का डेटा दिया था कि यार पिछले साल क्या हुआ था इससे रिलेटेड। ठीक है, तो पिछले साल जो आपको डेटा दिया था उस केस का रेट आपको निकाल के दे दिया। देखो पिछले साल ये आपको पेमेंट मिला था, यानी पिछले साल आपको ये नेट इफेक्टिव कॉस्ट जो अपने बोलते हैं, नेट इफेक्टिव कॉस्ट जो अपने बोलते हैं, करेक्ट? ये क्या हुआ? नेट इफेक्टिव कॉस्ट। बताओ ये बात समझ में आ रहा है? यहां था अपने लोग जो कैलकुलेट किए अभी, ये क्या है जो इस साल मिलना चाहिए, और ये क्या है? नेट इफेक्टिव कॉस्ट। ध्यान से देखिए, ठीक है? अब सुनिए, मैंने ये जो रेट निकाला, ये कौन सा रेट है? ये कौन सा रेट है? ये बजटेड के हिसाब से एक रिकवरी रेट है पर घंटा, कि अगर मैं कुछ भी काम करूंगा, अब यार आने वाले साल में मैं एक जॉब कर रहा हूं, उसके लिए मैं क्या रिकवर करूं, उसके मेरे को तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट से रिकवर करना है ये कॉस्ट। तो मैंने देखा कि लास्ट ईयर एक एक आवर का खर्चा अल्टीमेटली 118.80 रुपया बैठता था लास्ट ईयर। इस साल अगर मैं 4.5 घंटा काम कर रहा हूं, इस साल अगर मैं 4.5 घंटा काम कर रहा हूं, तो भाई ये जो कॉस्ट रिकवर करना है मेरे को, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ अ बजटेड रेट। क्या दिक्कत है आपको?
स्टैंडर्ड रेट पे कैलकुलेट नहीं करते हो क्या? एक्चुअल के हिसाब से थोड़ी कॉस्ट निकालना, आपको तो स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से बताना है। एक्चुअल में जो लगा हुआ ठीक है, रिकवरी कितना करोगे, आपको क्या निकालना था इस सवाल में? पढ़े थे क्वेश्चन, क्या निकाला था? चार्जेबल टू दी जॉब, मतलब मैं हुआ नहीं है ये, अगर ये इतना इतना घंटा काम करेगा तो मैं इस पे कितना कॉस्ट चार्ज करूंगा। तो मेरे को ये समझ में आया, पहले तो ये जो नेचर है ये आना चाहिए मेरा ओवरहेड में नहीं, लेबर कॉस्ट में। अब ये लेबर कॉस्ट में मैं कैसे इसका रिकवरी करने वाला हूं? मैं इसका रिकवरी करने वाला हूं 118.8 रुपया के हिसाब से। भैया लगा ही आपका इतना है, आपने रिकवर ज्यादा कर लिया, अरे तो क्या दिक्कत है? अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया तो आपको दिक्कत है क्या? आपने एक एस्टिमेट किया था कि मटेरियल का कॉस्ट इतना लगेगा, उस हिसाब से आपने एक बजट बनाया और उस हिसाब से आपने एक सेलिंग प्राइस निकाला। अब जब आपका ज्यादा लग जाएगा तो ये तो वेरिएंस में आ जाएगा ना, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस जब निकालते हो, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड और आपने अब्जॉर्ब जो किया यानी आपने जो रिकवर किया उसका डिफरेंस आपका वेरिएंस होगा। क्या आदित्य यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड एवरीबडी? पार्ट ए क्लियर है कि कैसे निकाले अपने ये वैल्यू? रिकवरी रेट के हिसाब से कैलकुलेशन कर दिए। क्या क्लियर हुआ सबको? पार्ट ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सम्स, इसमें ज्यादा नॉलेज थ्योरी का है, नॉट प्रैक्टिकल सम्स। रिकवरी रेट निकाले, बिल्कुल बिल्कुल। पार्ट बी, पार्ट बी, पार्ट बी में बोल रहा है अगर हम इरेगुलर हो रहे हैं अपना रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, तो ध्यान से सुनो, ये किसका गलती है? ये किसका गलती है? आपका गलती है कि नहीं? ये किसका गलती है? ये क्या आपको नहीं लगता एम्प्लॉयर लोग का गलती है कि भाई व्हेन द ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन? नहीं, मुझे नहीं पता, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। तो आपको नहीं लगता ये एज पर एक्चुअल देना चाहिए, मतलब जब जैसा होगा तब तुमको पेमेंट मिलेगा, और जो तुमको प्रीमियम अमाउंट है वो तुम्हारा ओवरहेड का पार्ट बनेगा, और जो तुम्हारा एक्चुअल बेसिक पार्ट है वो तुम्हारा लेबर कॉस्ट का पार्ट बनेगा। सोचो, प्रैक्टिकल सोचो प्लीज। ये पार्ट ए में अपने को पहले से पॉलिसी बनाया हुआ था कि होगा, ऐसा ही होना है हर साल, तो जो पिछले साल का स्टैंडर्ड था वही इस साल अप्लाई कर दिए। पार्ट बी में बोला ये पता नहीं था, इरेगुलर है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है, जब लगेगा तब रिकॉर्ड कर लेंगे, और जब लगेगा तब रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जो प्रीमियम पार्ट है वो अपने इनडायरेक्ट नेचर मान के कहां देंगे? ओवरहेड्स में, और जो नॉर्मल पार्ट है वो कहां देंगे? लेबर कॉस्ट को। क्या पार्ट बी और पार्ट ए क्लियर हुआ? प्लीज बताइए। और देखो पार्ट बी में जो अपने कैलकुलेशन किए वो है, क्योंकि ये एज एंड व्हेन हो रहा है तब कर रहे हैं, इरेगुलर इन नेचर है, यहां अब्जॉर्प्शन बेसिस पे नहीं आएगा। पार्ट ए में अब्जॉर्प्शन बेसिस लगाना चाहिए, एज पर दी सम्स आपको पकड़ना होगा ना कि कब क्या लगाना है। पार्ट ए में कंपनी का हर साल का पॉलिसी है, तो अपने जो पिछले साल पॉलिसी था वो भी इस साल अपनाएंगे। पार्ट बी में इरेगुलर वर्क मीट के कारण हो रहा है, पॉलिसी नहीं है मेरा कोई। क्या पार्ट ए पार्ट बी सबको क्लियर है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। करेक्ट, इसको हम लोग बजट में कंसीडर नहीं किया था, अब सही बात पकड़े हो तुम। पार्ट सी अगर कस्टमर के लिए आ गया तो देखो कैसे किया है लो, एकदम सिंपल, वही जो एक्चुअल है वो पूरा का पूरा आ गया। व्हेन द ओवर टाइम इज वर्क
एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर ओवर टाइम प्रीमियम इज ऑल्सो चार्ज टू द जॉब। यानी ये कस्टमर बोल रहा है तब काम कर रहे हैं, एट्रीब्यूटेबल कर दिया काम के साथ। तो इसमें जो ओवर टाइम का भी काम है वो भी मैं क्या कर दिया, ओवर टाइम प्रीमियम को भी मैंने पूरा लेबर कॉस्ट में लिया। अपने जनरली ये पार्ट सी ही करते हैं जब लेबर कॉस्ट निकालते हैं, यानी सम्स में जब कुछ नहीं मेंशन होता है अपने पार्ट सी के हिसाब से चलते हैं। बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे कि भाई ये जो ओवर टाइम काम हुआ है वो इस कारण से हुआ है, तो फिर अपने डिसाइड करते हैं ये ओवरहेड में जाना चाहिए कि इसको एक्चुअल लेबर कॉस्ट में लेना चाहिए। करेक्ट। क्या डन है? एक हो गया बजटेड के ओवरहेड के हिसाब से, एक हो गया एक्चुअल के हिसाब से जिसमें अपने कुछ लेबर कॉस्ट में डाले, कुछ ओवरहेड में डाले, और एक में अपने पूरा लेबर कॉस्ट में डाले। दिस टॉपिक वाज बेसिकली थ्योरी नॉट प्रैक्टिकल। डन एवरीबॉडी? चलिए और अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं एक ठो इस टर्म का लेबर का क्या क्वेश्चन आया था। क्या इतना टेक्निकल आया जो अपने बात कर रहे हैं कि एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन आया? ये 5 नंबर का लेबर इंप्लॉय टर्नओवर के ऊपर क्वेश्चन है। चलो ट्राई करेंगे सब बच्चे। आदित्य अब मैं तुम्हारा बात तुमको अलग से समझा दूंगा, क्लास के बाद मैं अपने आप फोन करूंगा तुमको, ठीक है? अभी तुम सी पार्ट बताओ। ये इस टर्म जुलाई 21 के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था इंप्लॉय टर्नओवर रेट के ऊपर। प्लीज एवरीबॉडी विल ट्राई। आरटीपी का क्वेश्चन धासु, थ्योरेटिकल, बट देखो सम्स जो आया था एग्जाम में वो कैसा है अभी देखिए। नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड 50, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज 25। अब देखो लोगों को यही कंफ्यूजन जो मैंने क्लास में बता दिया ऑलरेडी, एग्जाम में लोग हड़कड़ा गए होंगे कि भाई 25 लोग छोड़ के गया, 25 की जगह 50 आ गए। अरे भाई रिप्लेस्ड वर्ड लिख दिया, मतलब वो 25 जन का काम करने के लिए 50 जन आए। ज्यादा तुमको बुद्धि नहीं लगाना है कि ये कैसे हो सकता है, हो ही सकता है। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स भी दे दिया, तो आपको सेपरेशन और फ्लक्स मेथड के हिसाब से काम करना है। पहले सेपरेशन मेथड के हिसाब से कितना आया? सेपरेशन मेथड के हिसाब से हो गया 25/500 इंटू 100, 25/500 इंटू 100 यानी 5%। ओके, फिर आप करो रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से विच इज 50/500 इंटू 100 विच इज 10%। फ्लक्स मेथड में 5 + 10 कर दो यानी 15%। भाई हम डायरेक्टली फ्लक्स मेथड नहीं निकाल सकते, 50 + 25 75/500 निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी 15% आएगा। तो फ्लक्स के हिसाब से 15 और सेपरेशन मेथड के हिसाब से 5। इक्विवेलेंट निकालना है इसका, यानी ये कब का है? दिस इज फॉर हाउ मेनी, दिस इज फॉर अ पीरियड ऑफ, ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुआ था? 31 जैन को, और ये कब कैलकुलेट हुआ है? 31 मार्च को, यानी 31 जैन। ध्यान से, कंफ्यूज करने के लिए जैन कैलकुलेट नहीं होगा, यानी ये फेब और मार्च का है, 2-2 महीने का है। ये आपने जो भी कैलकुलेट किया है ये 2-2 महीने का है। यहीं फंस गए किंजल, आप यहीं फंस गए, आपने 3 मंथ से डिवाइड कर दिया, यहां आप फंस गए। देखो लोग कंफ्यूज करने के लिए ही दिया है, अगर 1 जनवरी होता तो 3 महीना। देखो किंजल आप फंस गए, दिस इज फॉर 2 मंथ्स, तो यानी 5/2 इंटू 12 तो 30% हो गया। यही मैं बोला, ये सब चीज ही एग्जाम हॉल में आपको फंसाता है, अपने ध्यान ही नहीं देते, अपने फटाफट क्वार्टर समझ लेते हैं, जनवरी टू मार्च। देखो 31 जनवरी से 31 मार्च दिया, यानी 2 महीने का टाइम पीरियड दिया, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 यानी इंटू 6, 5 इंटू 6, 30% हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर सेपरेशन मेथड से, और वैसे ही फ्लक्स मेथड से 15 इंटू 6। डन एवरीबॉडी? 90%। क्या सबको
सी भी क्लियर है। ये 2 सम्स मैंने आपको करा दिया, बाकी आपको करना है भाई एमटीपी। इस बार का प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट पेपर आ चुका है, सीरीज 1 सीरीज 2 मार्च में आया हुआ है लास्ट, तो सीरीज 2 कब आया, ये अप्रैल में आया हुआ है, बहुत पुराना है, आपके टर्म का अभी तक आया नहीं है। नेवरदलेस होपफुली एवरीबडी आपको सब बात क्लियर हो गया होगा, और मेरे ख्याल से ये 1.5 घंटा बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपको लेबर समझने में। बोलिए डन है। चलिए तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट में। इस वीक में मैं और 2 ठो लूंगा, और मैं दिवाली से पहले सब कंप्लीट कर दूंगा, मेरा वादा। टाटा बाय बाय।